ओके स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। समझो, देखो आज से हमारा वित्तीय विवरण वाला जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि आपका 12वीं का जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो अपन साझेदारी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने कंपनी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कंपनी के कैसे अंश पूंजी निर्गमित करते, ऋण पत्र कैसे निर्गमित करते, वो एक टॉपिक था। आज बारी आएगी वित्तीय विवरण की। तो वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है, कंपनी किस प्रकार अपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करती है, पूरा चिट्ठे वाली कहानी आएगी यहाँ पे। चिट्ठा, दायित्व, उसके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे, दायित्व संपत्तियों की बात करेंगे। तो अब जो वित्तीय विवरण आप लोग पढ़ने जा रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को पढ़ने के लिए आपको चिट्ठे के जो संपत्ति होते हैं या दायित्व जो होते हैं, उनके प्रूफ को, उनके प्रकार को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बातें आपको आज ये क्लास अगर आपको समझ में नहीं आएगी, तो फिर समझ लो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। जो भी आपके सामने किया जाएगा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो आज हम आपको समझ देने वाले हैं कि एक कंपनी में कौन कौन सी संपत्ति होती है। जनरली आप लोगों ने क्या देखा था, एक व्यापार की संपत्ति देखा था ना। आज हम लोग एक कंपनी की संपत्तियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंपनियों के संपत्ति के। देखिए, कंपनियों की जो संपत्ति होती है, कॉन्सेप्ट देखना, कंपनी की संपत्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली संपत्ति होती है स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्तियां। इसको स्थायी संपत्तियां भी कहा जाता है, या फिर इसको आप लोग कह सकते हैं गैर चालू संपत्तियां। इसको कहेंगे आप लोग गैर चालू संपत्तियां। ठीक है, स्थायी संपत्तियां, या फिर क्या बोलेंगे, गैर चालू संपत्ति। इसके बाद होता है चालू संपत्तियां, एक होता है चालू संपत्तियां। ठीक है, और अंत में होता है कृत्रिम संपत्तियां। कौन संपत्ति? कृत्रिम, या फिर इसको कहा जाता है बनावटी संपत्ति। असल में संपत्ति होती नहीं है, बट बनावटी संपत्ति होती है, दिखावे की संपत्ति होती है, असल में होती नहीं है। देखिए, संपत्ति का मतलब पहले होता क्या है, पहले ये जानो। संपत्ति का मतलब ये होता है कि व्यापार के क्षेत्र में वो संपत्ति जिसको अपन लोग रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, संपत्ति। और रोकड़ में कैसे कन्वर्ट करोगे, बेचकर, तो वो संपत्ति कहलाती है। आई बात समझ में? तो देखिए, सबसे पहले संपत्ति आई, कौन सी संपत्ति? स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति का मतलब होता है कि वो संपत्ति जिसको आपको कैश में कन्वर्ट करने में, यानी रोकड़ के रूप में परिवर्तित करने में काफी लंबा समय लगता है। कम से कम इसको कन्वर्ट करने में साल, 2 साल, 3 साल का समय लग जाता है, या 8, 9, 10 महीने का समय लग जाएगा। इसको बोलते हैं चालू संपत्ति, सॉरी, स्थायी संपत्तियां। समझ में आ गया? जैसे कि भूमि भवन, प्लांट मशीनरी, इसको अगर आपको बेचना है तो आपको वहाँ काफ़ी लंबा समय लगेगा। ऐसा नहीं होता कि अपन 15-20 दिन के अंदर बेच के पैसे अंदर कर ले, पॉसिबल नहीं है। साल, 2 साल लग जाता है इसको बेचने के प्रोसेस में, प्रोसीजर ही इतना बड़ा होता है। चालू संपत्ति जिसको काफ़ी कम समय में, मतलब बहुत ही अति अल्पकालीन समय में अपन क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैश में परिवर्तित कर लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, चालू संपत्तियां कहते हैं। ठीक है, और बनावटी संपत्ति मतलब होता है वो संपत्ति जिसको आप कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं बनावटी संपत्ति। ठीक है, चालू संपत्ति कितने दिन में कैश में कन्वर्ट कर लोगे? महीना, 2 महीना, या ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर, या कुछ घंटों में कैश में कन्वर्ट कर लोगे। समझ में आ गया? तो चलिए पहले अपन बात करते हैं स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति के 2 कैटेगरी है, एक होता है मूर्त संपत्ति और एक होता है आप लोगों का अमूर्त संपत्ति। समझ गए? एक मूर्त संपत्ति, दूसरा होता है अमूर्त संपत्ति। अब देखो बच्चों, मूर्त संपत्ति का मतलब क्या होता है? वो संपत्ति जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे भूमि व भवन, परिसर, आप लोग का परिसर होता है ना, कॉलेज का, स्कूल का परिसर हो गया, या फिर प्लांट या मशीनरी, यानी कि संयंत्र व यंत्र। इसके अलावा फर्नीचर, यानी कि उपस्कर, फर्नीचर हो गया, व्यापार में उपस्कर या फर्नीचर होते हैं वो चीज़ें। गाड़ियाँ, आपके व्यापार में गाड़ियाँ होती है। ठीक है, गाड़ी वाड़ी होते हैं ना, चाहे साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक, सारी गाड़ियाँ। ठीक है, इसके अलावा दीर्घकालीन विनियोग, ये सब जो संपत्ति है वो कैसी संपत्ति है? मूर्त संपत्ति। कैसी संपत्ति है? मूर्त संपत्ति है। इसके बाद बात आता है अमूर्त संपत्ति। किसकी बात आता है? हाँ जी, क्या? दीर्घकालीन, लंबे समय का विनियोग। विनियोग है ना, वो भी दिखाई देता है, विनियोग के रूप में होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये विनियोग हो गया। क्लियर है आप सभी को? इसके बाद बात आती है अमूर्त संपत्ति। किसकी बात आती है? अमूर्त संपत्ति। जैसे ख्याति, पेटेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं एकस्व, या फिर अधिकार पत्र मतलब होता है कॉपीराइट्स। अधिकार पत्र मतलब क्या होता है? कॉपीराइट्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉपीराइट्स। इसके अलावा होता है अधिकार पत्र हो गया। इसके अलावा किसी प्रकार का ये ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट्स, या फिर किसी प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशंस, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो हो गए मोबाइल एप्लीकेशंस। हो गए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये आपकी जो संपत्तियां होती कंपनी में, वो कैसी संपत्ति होती है? अमूर्त संपत्ति होती। कैसी संपत्ति होती है? अमूर्त संपत्ति होती। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं किसकी, चालू संपत्ति की, चालू या फिर चल संपत्ति। तो चालू संपत्ति में क्या क्या आता है, जैसे चालू संपत्ति में सबसे पहला आएगा हस्तस्थ रोकड़, आपके हाथ में जो रोकड़ है वो आपकी चालू संपत्ति है। इसके अलावा आता है बैंक में रोकड़, बैंक में रोकड़, ठीक है। इसके बाद आता है एक और आता है इसमें स्टॉक, क्या बोलेंगे, स्टॉक यानी कि स्कंद। अब यहाँ पर स्कंद 3 प्रकार का होता है, एक कच्चे माल का स्कंद, एक कच्चा माल का स्कंद, एक होता है आप लोग का अर्धनिर्मित माल। अर्धनिर्मित माल मतलब क्या होता है, आधा अधूरा माल, अर्धनिर्मित माल, और अंत में होता है तुम्हारा निर्मित माल। कौन सा माल, निर्मित माल, जो बनकर तैयार है, हर प्रकार का माल। क्योंकि भाई कंपनी जो होती है बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो कंपनी का काम ही बड़ा होता है। तो स्कंद माल, और स्कंद बोलो, माल बोलो, या फिर आजकल नया वर्ड आ गया इसका इन्वेंट्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्कंद या माल हो गया। इसके अलावा देनदार, जिस व्यक्ति को आप उधार में माल बेचते हो बंदा क्या है, देनदार। इसके अलावा प्राप्ति पत्र, जब वही व्यक्ति आपको लिखित पे वचन देते तो क्या बोलेंगे, प्राप्ति पत्र। लेकिन इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो एक वर्ड लिखकर आता है जिसको बोलते हैं व्यापार प्राप्ति, क्या बोलते हैं। तो जब भी व्यापार प्राप्ति बोला जाए क्वेश्चन में, व्यापार प्राप्ति बोला जाए तो समझ जाना वो देनदार और प्राप्ति पत्र का सम है, यानी कि टोटल है। क्लियर है आप सभी को। इसके अलावा होता है अल्पकालीन विनियोग, अल्पकालीन विनियोग, ये आपकी संपत्तियों में आते हैं, विनियोग आते हैं, ठीक है। या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं चालू विनियोग, चालू विनियोग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चालू विनियोग। या फिर इसको सबका मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, चालू विनियोग। या फिर यहाँ पर कह सकते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं बाजार प्रतिभूतियाँ, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, बाजार प्रतिभूतियाँ, ठीक है, प्रतिभूतियाँ। इन सब का मतलब लगभग क्या होता है, एक ही होता है। इन सब का मतलब बाजार प्रतिभूतियाँ मतलब वही विनियोग, छोटे मोटे विनियोग, जैसे आपने LIC का बॉन्ड्स खरीद रखा है, छोटे मोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसको बोलते हैं बाजार प्रतिभूतियाँ। समझ में आ गया, सिक्योरिटीज़ के तौर पे। इसके अलावा अगला होता है हमारा ले हो गया, अच्छा। इसके अलावा होता है पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय। इसके अलावा हो सकता है अनुपार्जित आय, क्या हो सकता है, अनुपार्जित आय, ठीक है। मैं पूर्वदत्त व्यय का मतलब बोल रहा हूँ, पूर्वदत्त व्यय का मतलब हो गया, ठीक है। या फिर एक प्रकार से बोल सकते हो किसी व्यक्ति को आपने उधार दिया है, किसी व्यक्ति को लोन दिया है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं किसी व्यक्ति को आपने उधार दिया है, यानी किसी अन्य व्यक्ति को उधार दिया है, मतलब बोल सकते हैं व्यक्ति को, अन्य को ऋण, क्या बोल सकते हैं, अन्य को ऋण। किसी को आपने ऋण दिया है, आपने ऋण नहीं लिया, आपने किसी को ऋण दिया है, तो यहाँ पर आ जाता है। हाँ, कंपनी हो के आप किसी को ऋण देते हो तो इसमें आ जाएगा। तो देख लो भैया, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, संपत्ति की कहानी हो गई। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, ये चालू संपत्ति का पूरा लिस्ट हो गया। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अब बारी आती है कृत्रिम या बनावटी संपत्ति। किसकी बारी आती है, बनावटी। ये वे संपत्ति है जिसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। जैसे कि क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है लाभ हानि खाते का, लाभ हानि खाते का, लाभ हानि खाते का विकलन शेष। कौन सा शेष, विकलन शेष, मतलब हानि, कौन सा शेष, हानि वाला शेष, कौन सा शेष, हानि शेष। इसके अलावा होता है प्रारंभिक व्यय, क्या होता है, प्रारंभिक व्यय। और एक होता है तुम्हारा अंशों के निर्गमन, अंशों के निर्गमन पर, अंशों के निर्गमन, सॉरी, अंश या फिर ऋण पत्रों के निर्गमन, निर्गमन पर व्यय, निर्गमन पर व्यय। देखो ये संपत्तियां तो होती है, परंतु कैसी संपत्ति होती है, कृत्रिम। आप बोलोगे सर कृत्रिम क्यों बोल रहे हैं, देखो लाभ हानि खाता मतलब एक प्रकार से आपके व्यापार को हानि हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके व्यापार में 1 करोड़ रुपए का हानि हो गया, ठीक है, 1 करोड़ का हानि हुआ, तो 1 करोड़ का हानि हुआ, इस हानि को कैसे आप भरपाई करोगे, लाभ कमाकर। जब आप 1 करोड़ से ज़्यादा का लाभ कमाओगे तब जाके भरपाई होगा, और लाभ कमाना इतना आसान है क्या, नहीं है। तो भैया अब 1 करोड़ का कहाँ शो करें, कहाँ, कहीं तो शो करना पड़ेगा ना। आपको पता है, आप लोग याद करो, बचपन में आप लोग पढ़ते थे, मतलब 11वीं 12वीं में पढ़े होगे, 11वीं में पढ़े थे ना आप लोग, लाभ, आप लोगों ने पढ़ा था व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता। कितने लोगों ने पढ़ा था, याद है, पढ़े थे, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता पढ़े थे। तो व्यापारिक खाते में कुछ एंट्री करते थे, लाभ हानि खाते में व्यय पक्ष में कुछ एंट्री करते थे। इसका मतलब समझते थे क्या होता था, चिट्ठा बनाते थे। आपको पता है खातों का जो कब्रिस्तान होता है ना, वो व्यापारिक और लाभ हानि खाता होता है। जिस चीज़ों को आपने व्यापारिक खाते या लाभ खानी, जिस खाते को आपने व्यापारिक या लाभ खानी खाते में लिख दिया, मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, वो जाके आपने दफन कर दिया, जीवन में कभी वो खाता ओपन नहीं होने वाला। और जो आप संपत्ति और चिट्ठे में दायित्व में लिखते हो, जो संपत्ति में लिखते हो, वो चीज़ें आपकी जिंदा है, क्या है, जिंदा है, वो चीज़ें जिंदा है। जैसे कि
मशीन को कभी अपन लाभ व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाते में नहीं लिखते थे, चिट्ठे में लिखते थे। क्यों? क्योंकि भैया उसका फायदा आप 5-6 साल तक उठाओगे। जबकि आप वेतन देते थे, तो वेतन आप देते थे तो क्या होता था, वेतन दिया अगले साल फिर वेतन देना पड़ेगा, तो एक ही साल का हुआ ना, तो दफन हो गया। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा था मैं कि लाभ हानि खाता अगर हानि होता था उसको याद करो, लाभ हानि खाते के विकलन में लिख देते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखना पॉसिबल होता था, क्योंकि लाभ इतना ज्यादा होता था कि हानि उसके सामने छोटा पड़ जाता था। लेकिन यहाँ हानि अगर बहुत बड़ा हानि है भैया, छोटा सा हानि नहीं, बहुत बड़ा हानि है। कैसा हानि है? बहुत बड़ा हानि। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को, हमको क्या करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में? आपको अब कहाँ शो करे इसको, तो भैया चिट्ठे में अब कहाँ शो करना है इसको अपन लोगों को, भाई हानि है कैसे करें, कहाँ का रखे भैया, रखने का जगह भी तो चाहिए। हम लोग लाभ होगा तब तो इसको बंद कर सकते हैं, लाभ हुए नहीं तो कहाँ करें। तो ऐसे सिचुएशन में संपत्ति का शेष क्या होता है, संपत्ति का शेष क्या होता है? विकलन। और हानि का विशेष क्या होता है? विकलन। तो भैया जीवित है ना, तो कहाँ शो करेंगे इसको? संपत्ति के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, क्योंकि ये हानि है। और ये अब ऐसी संपत्ति है, ये संपत्ति पक्ष में शो तो की हो, बट ऐसी संपत्ति है जिसको आप रोकड़ में बदल, क्या हानि को बेच सकते हो? क्या बोलोगे लो मेरा हानि खरीद लो, बेचोगे? कोई खरीदेगा नहीं। तो एक कृत्रिम संपत्ति, इसको रोकड़ में बदला नहीं जा सकता। वैसे ही होता है प्रारंभिक व्यय। क्या होता है? प्रारंभिक व्यय। जब व्यापार प्रारंभ होता है ना, जैसे कोई भी कभी बहुत बड़ा बिजनेस प्रारंभ होता है, कंपनी प्रारंभ होती है, तो प्रारंभिक दौर में आप बहुत सारे छोटे छोटे उसकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे खर्चे करते हो, और छोटे छोटे खर्चे करते करते बहुत बड़ा खर्च का रूप ले लेती है। 50 लाख 60 लाख तक का खर्चा हो जाता है। अब एक खर्चे को अगर आप एकाएक क्या, अब जो खर्च किया है आपने, बताइए मुझे, अभी जो खर्च आपने किया है, क्या वो साल के 1 साल के लिए किया है? कब के लिए किया है? पूरे कंपनी के लाइफ टाइम के लिए लिया है, पूरे जीवन काल के लिए आपने किया है। तो अगर उस 50 लाख को पहले ही साल में आप घटा दोगे तो उस लाभ के साथ क्या होगा? अनफेयर होगा कि नहीं होगा? सही बात है कि नहीं? उसके साथ अनफेयर होगा। तो और घटा भी नहीं सकते, घटाओगे तो एकदम से कंपनी शुरू होने से पहले ही आपकी क्या हो जाएगी? ध्वस्त। तो उस खर्चे को अपन क्या करते हैं? थोड़ा करके क्या करते हैं? आने वाले समय में एडजस्ट करते हैं। जैसे होता है ना, कई बार आपके घर में कोई बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है सडनली, तो उसके खर्चे को क्या करते हो आप? पॉसिबल तो नहीं 1 साल में मैनेज कर पाना, तो कैसे मैनेज करते हो? उसको धीरे धीरे करके अपन क्या करते हैं? अगले साल करके थोड़ा करके पैसा बचत करके मैनेज करते हैं। तो वो प्रारंभिक व्यय है। अब ये ऐसा व्यय है जिसको अपन ना तो उगल सकते हैं, ना तो उगल सकते, मतलब ना तो निगल सकते, ना तो उगल सकते। भैया कहाँ निकाल के रखें? संपत्ति में दिखा दो। क्या इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते। अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय। जब अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन करते आपको सिखाया गया था कि जब भी आप किसी कंपनी के अंश निर्गमित करते हो, जैसे 100 रुपए के अंश लिया आपने, तो लाइफ टाइम के लिए 100 रुपए ले लिया। अब उसका पैसा वापस कब करोगे? जब कंपनी बंद होगी। अब उससे व्यापार कर रहे हो तो उसके निर्गमन पर आप कोई व्यय करते हो, या किसी प्रकार का बट्टा भी अगर आप लोग क्या करते हो? देते हो। तो बट्टा क्या आप 1 साल के लिए दे रहे हो? पूरे जीवन काल के लिए दे रहे हो। और कंपनी के पूंजी पर बट्टा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी। आपको लगता था ये छोटा मोटा बट्टा है, कोई माल वाला बट्टा नहीं है कि छोटा मोटा बट्टा चलो दे दिए, 1000 रुपए का माल हो उसमें 100 रुपए बट्टा दे दिए, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ा बट्टा होता है, क्योंकि कंपनी का पूंजी की बात होती है। किसकी बात होती है? पूंजी। तो पूंजी पे बट्टा दे रहे हो आप लोग, तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा व्यय है। इतना बड़ा व्यय है कि वो 1-2 साल के लाभ में से घटाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसको भी क्या करते, जब तक नहीं घटा पा रहे तब संपत्ति में शो कर देते हैं। तो 3 चीजें हैं जो कृत्रिम संपत्ति कहलाती, बनावटी, जिसको रोकड़ में बदला नहीं जा सकता। समझ आया कि नहीं आया? तो संपत्ति का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या है? स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति, स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्ति और बनावटी संपत्ति। समझ में आ गया? अब देखो ये 2 संपत्ति दिख रहा है आप लोग को, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति दिख रहा है आप लोगों को। तो स्थायी संपत्ति प्लस चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति का जब योग करोगे, यही आपके योग व्यापार की क्या कहलाती है? आंतरिक संपत्ति कहलाती है। क्या संपत्ति कहलाती है? आंतरिक संपत्ति। ये वो संपत्ति जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको बोलेंगे ना आंतरिक संपत्ति बताओ, तो क्या बोलोगे? वो संपत्ति जिन्हें रोकड़ में बदला जा सकता है। तो आप आंतरिक, स्थायी और चालू दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? और ये रोकड़ में बदला नहीं जा सकता। एक ये अंदर की आत्मा है वित्तीय विवरण की, इसको अच्छे से समझिएगा। क्लियर है आप सभी को? कुछ पूछना है? नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बारी है दायित्व की। किसकी बात करेंगे अपन लोग? कंपनी के दायित्व की। देखो कंपनी के दायित्व जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्व बोलो, स्थायी दायित्व बोलो, या फिर इसको आप लोग गैर चालू दायित्व भी बोल सकते हैं। गैर चालू दायित्व भी कहा जा सकता है, ठीक है, बात नहीं करना। इसके बाद होता है चालू दायित्व, चालू दायित्व होता है। और अंत में होता है तुम्हारा अंत में होता है तुम लोगों का एक दायित्व होता है संदिग्ध दायित्व। क्या होता है? संदिग्ध दायित्व।
संदिग्ध दायित्व होता है, ठीक है। ये तो खैर कोई काम का नहीं है, चलो समझो। पहला, स्थायी दायित्व के दो रूप होते हैं। सबसे पहला होता है आंतरिक दायित्व। क्या होता है? आंतरिक दायित्व होते हैं। इन आंतरिक दायित्वों को आप कहोगे अंशधारियों का कोष। क्या बोलोगे? अंशधारियों का कोष। अंशधारियों का कोष बोलोगे इसको। और एक होता है तुम्हारा आंतरिक दायित्व के अलावा एक होता है तुम्हारा बाहरी दायित्व। बाहरी दायित्व, तो बाहरी दायित्व होते हैं, लेकिन ये बाहर के दायित्व होते हैं। देखिए क्या होता है, देखो कंपनी जब होती है, जैसे कि आपको पता है कि कंपनी होती है तो कंपनी दो लोगों से पैसा लेती है। एक तो अंशधारियों से पैसा लेती है, एक तो अंशधारियों से पैसा लेती है, और एक अपने व्यापार के लेनदारियों से पैसा लेती है, लेनदारों से पैसा लेती है। अंशधारी कौन कौन होते हैं? जैसे किसी कंपनी के अंश के रूप में पैसा लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? चाहे किसी कंपनी के पूर्वाधिकार अंश खरीदे या फिर समता अंश खरीदे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अंशधारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अंशधारी कहेंगे, ठीक है। उसी जगह लेनदारों से पैसा ले रही है, मतलब ऋण पत्रों के माध्यम से पैसा ले रही है, किसी बैंक से लोन उठा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? लेनदारों के माध्यम से। तो कंपनी के दो दायित्व, एक अंशधारी और एक लेनदार। तो अंशधारी जो है वो घर के है, मतलब मेन मालिक है। कल को पैसा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा। लेकिन लेनदारों को पैसा देना क्या है? अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने आपको सिखाया था कि अगर अपने भाई से आपने 10,000 रुपये ऋण लिया और अपने किसी दोस्त से आपने 10,000 का ऋण लिया, पहले किसको चुकाओगे? दोस्त को, क्योंकि भाई भाई तो घर का है, कल को चुका देंगे। तो वही चीज़ है, दायित्व कंपनी के दोनों दायित्व है, आंतरिक भी है बाहरी भी है। तो अंशधारियों के कोष की बात करते हैं अपन लोग। तो अंशधारियों का जो कोष होता है वो आंतरिक दायित्व की कैटेगरी में आता है। ये भी दायित्व है बट आंतरिक दायित्व है। तो इसके कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? जैसे कि सबसे पहला होता है समता अंश पूंजी। क्या होता है? समता अंश पूंजी आता है। दूसरा आता है पूर्वाधिकार अंश पूंजी। पूर्वाधिकार अंश पूंजी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ठीक। और इसके अलावा होता है संचय व अतिरेक। क्या हो जाता है? संचय व अतिरेक हो जाते हैं। संचय व अतिरेक, देखो संचय का मतलब होता है बचत करना, संचय, सामान्य संचय वगैरह। और अतिरेक का मतलब होता है लाभ। अतिरेक का मतलब होता है लाभ, हाँ बिल्कुल। अधिक और अतिरेक का मतलब भी क्या होता है? लाभ ही होता है, ठीक है। अब इस कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? जैसे कि इस कैटेगरी में आते हैं सामान्य संचय, व्यापार के कोई सामान्य संचय जो मतलब सामान्य संचय का लाभ का एक हिस्सा जो बचत करके रख लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य संचय। इसके अलावा आता है लाभ हानि खाते। लाभ हानि खाते का समाकलन शेष। लाभ हानि खाते का अगर विकलन है तो हानि कहलाता है, समाकलन है तो लाभ कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो भी संचय होते हैं, जैसे और भी अन्य संचय, जैसे कि आपने देखा था कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, ठीक है। इसके अलावा अन्य संचय जिसपे अंशधारियों का होता है, अन्य कोष या फिर अन्य संचय। संचय बोलो या अन्य मत लिखो क्योंकि अन्य की कहानी अलग ही है, ठीक है। तो ये मेन संचय में यही सब चीज़ें आती है। सिर्फ सामान्य संचय और क्या आता है? लाभ हानि खाता आ जाता है, ठीक है। अब बाहरी की बात करते हैं। तो गैर चालू में ना, गैर चालू बाहरी कौन होते हैं? अच्छा पहले चालू और गैर चालू का मतलब तो समझ ले अपन लोग। देखो स्थायी दायित्व का मतलब होता है ऐसा दायित्व, देखो दायित्व मतलब आपको एक समय के बाद उसका पैसे का भुगतान करना है। स्थायी दायित्व, गैर दायित्व, चालू दायित्व का मतलब होता है आपको इन पैसों का भुगतान तो करना है लेकिन काफ़ी लंबे समय भुगतान करना है। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भुगतान करना, काफ़ी वक्त है इसको भुगतान करने के लिए। इसको बोलते हैं गैर चालू दायित्व, ठीक है। चालू दायित्व का मतलब क्या होता है? ऐसे दायित्व जिसका भुगतान आपको 2 से 3 महीने के अंदर करना है या 15-20 दिन के अंदर करना, वो कौन सा है? चालू दायित्व। और संदिग्ध दायित्व का मतलब क्या होता है? ऐसा दायित्व जिसका भुगतान कर भी सकते हैं और नहीं भी करना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा और नहीं भी करना पड़ेगा। बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल फिर से अपना वापस आ जाते हैं अपने काम में, ठीक। तो जैसे बाहरी दायित्व में क्या आते हैं? ऋण पत्र, ऋण पत्र हो गए। बैंक लोन अगर आपने लिया है, बैंक ऋण लिया है, या एक प्रकार से दीर्घकालीन आपने किसी से उधार लिया है। दीर्घकालीन क्या लिया है? उधार आपने लिया है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए आपके कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड का पैसा पड़ा है। कौन सा पैसा पड़ा है? प्रोविडेंट फंड का पैसा पड़ा है। कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड का पैसा पड़ा है। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? कर्मचारी आपके व्यापार में काम करते कि नहीं करते हैं? तो कर्मचारी लोग का जैसे सैलरी 20,000 रुपये है, जैसे किसी कर्मचारी का सैलरी 20,000 है तो 20,000 थोड़ी लेके जाता हर महीने अपने घर। उसमें से कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में छोड़ देता है, 2,000 वो प्रोविडेंट फंड में डाल देता है। अभी प्रोविडेंट फंड में डाल दिया 2,000, घर कितना लेके गया? 18। हर महीने 2-2 हज़ार डाल रहा है। ऐसे करके जब तक वो ड्यूटी करेगा 25 साल 30 साल तक वो 2-2 हज़ार डालते रहेगा कंपनी के पास। अब ये इकट्ठे पैसे कब मिलेगा उसको? जब वो फर्म से या कंपनी से रिटायर होगा तो उसको इकट्ठे दिया जाएगा। तो एक प्रकार से क्या है? दीर्घकालीन दायित्व है कि नहीं? ये भी बाहरी दायित्व, ठीक है। इसके अलावा बोल सकते हैं जनता का, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं जनता द्वारा निक्षेप, या एक प्रकार से जनता निक्षेप। क्या बोलेंगे? जनता निक्षेप। जनता निक्षेप का मतलब होता है पब्लिक डिपॉजिट।
कई बार क्या होते हैं, पब्लिक लोग हमारे कंपनी में पैसा जमा करते हैं। कहाँ जमा करते हैं पैसा? पब्लिक लोग हमारे कंपनी में पैसा जमा करके रखते हैं। जैसे बैंक में जमा करते हैं ना, वैसे ही कहाँ जमा करते हैं? हमारे कंपनी में भी जमा करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जनता निक्षेप बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये तुम्हारा क्या होता है? बाहरी दायित्व होते हैं। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? ठीक है। कभी कभी पूर्वाधिकार को भी बाहरी की तरह ट्रीट कर लेते हैं, बट वो कंडीशन रहता है। ठीक है। अब बारी आती है चालू दायित्व की। चालू दायित्व में कौन कराते हैं? जिनका पेमेंट आपको कितने दिन के अंदर करना है? महीना 2 महीने के अंदर पेमेंट करना है। जैसे कि क्या क्या होते हैं? जैसे कि लेनदार होते हैं। क्या होते हैं? लेनदार। देवी पत्र। लेनदार किसको बोलते हैं? जिनसे आप उधारे माल खरीदते हो, लेनदार है। ठीक। और इन दोनों का एक मेन रूप आता है, वो दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा? व्यापारी व्यापार दे। क्या बोलेंगे? व्यापार दे। अगर व्यापार दे बोला है तो समझ जाना क्या है वो? लेनदार और देवी पत्र का जोड़ है। ठीक है। इसके अलावा और दायित्व होता है, जैसे कि बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष होता है। इसके अलावा तुम्हारा होता है अदत्तव्यय। अदत्तव्यय होता है। इसके अलावा होता है अनुपार्जित आय। क्या होता है? अनुपार्जित आय होता है। ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। किसी प्रकार का कोष, जैसे कि अगर अपन बोले जाए डूबत ऋण कोष, डूबत ऋण संचय, किसी प्रकार का डूबत ऋण संचय तो बाहरी होता है। विनियोग, विनियोग एक प्रकार से बोल सकते हैं विनियोग परिवर्तन संचय, विनियोग परिवर्तित संचय, या इसको अपन कहते थे ना विनियोग कोष। एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? विनियोग कोष होता था। ये आपका हो गया बाहरी दायित्व। इसके अलावा किसी प्रकार का अगर आपको लाभांश देना है, लाभांश देना है, जैसे कि मान लीजिए प्रस्तावित लाभांश है, प्रस्तावित लाभांश, अगर प्रस्तावित लाभांश डिक्लेयर कर दिया गया तो वो है। या फिर कैसा लाभांश है? अंतरिम लाभांश है। ठीक है। अंतरिम लाभांश है, वो अगर हो गया तो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा सबसे मेन चीज़, इसके अलावा मेन चीज़ होता है किसी प्रकार आयकर के लिए प्रावधान, आयकर हेतु प्रावधान, या सीधा बोलेंगे कर हेतु प्रावधान। क्या? कर हेतु प्रावधान या फिर संचय। कर हेतु प्रावधान या संचय। ठीक है। कर हेतु प्रावधान या संचय है। या किसी व्यय हेतु, किसी भी प्रकार के व्यय हेतु अगर आपने प्रावधान या संचय बना के रखा है तो ये सब चालू दायित्व में आते हैं। किस में आते हैं? चालू दायित्व में। अच्छा, संचय बोलो, प्रावधान बोलो, कोष बोलो, सबका मतलब क्या है? एक ही है। क्लियर है आप सभी को? तो ये सब चालू दायित्व के क्या है? उदाहरण है। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक। इसके अलावा अल्पकालीन ऋण, कम समय के लिए अगर आपने ऋण लिया है तो वो भी क्या है? तुम्हारे चालू दायित्व के क्या है? एग्जाम्पल्स है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक। तो ये होते चालू दायित्व। कोई परेशानी? अब बारी आती है संदिग्ध दायित्व। संदिग्ध दायित्व मतलब ऐसा दायित्व जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे व्यापार में कर्मचारी काम करते हैं किसी प्रकार का, जैसे कोई कर्मचारी काम कर रहा था, या मान लीजिए किसी ग्राहक ने हमारे ऊपर क्लेम किया कि भाई मुझे पैसा वापस करो, 50 लाख का क्लेम कर दिया हमारे ऊपर। अब वो केस चल रहा है कोर्ट में। अब जब तक केस चल रहा है 15-20 साल तो चलेगा ही, 5-6 साल तो चलेगा ही। तो जब तक चल रहा है तो भाई अगर हम केस हार जाएंगे तो वो क्लेम हमको देना पड़ेगा, और जीत जाएंगे तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, बट आपके काम का नहीं, बट नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को फिलहाल नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है। तो दायित्व का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मेन दायित्व क्या है? ये आंतरिक दायित्व फोकस करना बाहरी दायित्व पे। तो ये दोनों के दोनों क्या है? बाहरी है। देखो चालू और ये दोनों क्या है? बाहरी दायित्व। ये दोनों क्या है? बाहरी दायित्व है। ठीक है। बाहरी दायित्व एक प्रकार से बाहरी दायित्व बोलेगा, इसको बाहरी दायित्व है। दोनों के दोनों क्या है? बाहरी दायित्व। बल्कि आप बाहरी दायित्व वर्ड यार यूज करके क्या बोल सकते हो? दीर्घकालीन दायित्व बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? दीर्घकालीन दायित्व वर्ड भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? ठीक है। अब देखो ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो एक तो दिमाग में बैठेगा नहीं। क्या करना घर में इसको याद रखने के लिए, क्या करना घर में ना आप क्या करिए, एक पेज में क्या कर लीजिए, दोनों संपत्ति और दायित्वों का क्या कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए, और जहाँ पढ़ते हो वहाँ क्या कर दो, चिपका दो। रेगुलर चलते फिरते देखते रहोगे तो दिमाग में क्या हो जाएगा, चीज़ें बैठ जाएंगी, तो आपको क्वेश्चन वगैरह बनाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलिए अभी चार्ट का सिलसिला बहुत होगा, बहुत सारे चार्ट बनाने पड़ेंगे। समझ में आ गया? चलिए अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।